नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 25 सितंबर 2020 और ये हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है। आइए देखते हैं आज हमको कौन से अफेयर्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है उसका नेम है इमरजेंसी केयर एंड रिकवरी सेंटर। इमरजेंसी केयर और रिकवरी सेंटर यह एक प्रोजेक्ट है नेशनल हेल्थ मिशन का, तमिलनाडु का, स्टेट का, जिसका मोटो होगा कि सड़कों पर घूमने रहने वाले होमलेस पर्सन के मानसिक संतुलन जिनका ख़त्म और बिगड़ रखा है उन पर्सन्स को इलाज देना। इस सेंटर को के प्रोजेक्ट को 2018 में स्टार्ट किया गया और जब से लेकर 2019 तक ये जो सेंटर को 5 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट सेटअप किया जा सका है। अभी तक 2019 तक ये सेंटर्स को सेटअप किया गया था। 2019 में तक सेटअप किया। उनका नाम है थेनी, तिरुपुर, वेल्लोर, विल्लोपुरम डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में। इस सेंटर द्वारा उन होमलेस पर्सन्स का इलाज किया जाता है जो मेंटली सक्षम नहीं है और जो बीमार होते हैं। इस नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सेंटर गवर्नमेंट द्वारा डॉक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जाती है उन मेंटली इल पर्सन को एड देने के लिए। इन सेंटर्स को अच्छे से वर्क के लिए एनजीओ द्वारा भी असिस्ट और एड दी जाती है। जब पर्सन पूरे तरीके से ठीक हो जाते तो उनको एनजीओ द्वारा उनकी फैमिली से रीयूनाइट करा दिया जाता है। जो नेक्स्ट करंट अफेयर उसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल 2020। अभी लोकसभा द्वारा इस बिल को लाया गया है इस साल, जिससे इस बिल द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में चेंजेस किए गए। इस बिल द्वारा फॉरेन फंड डोनेशन को एक्सेप्ट किया जाता था जो इंडिविजुअल द्वारा दिया जाता था। इस एक्ट में आज उसको चेंजेस लाए गए। देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए। आज इसमें चेंजेस यह किया गया कि आप जल्दी से कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जा सकेगा फॉरेन कंपनीज द्वारा, क्योंकि इस बिल के तहत कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को फॉरेन डोनेशन नहीं मिलेगा, जैसे कि इलेक्शन कैंडिडेट्स को, एडिटर्स, पब्लिशर्स को, न्यूज़पेपर्स के, जजेस को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज जैसे पर्सन्स को अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन डोनेशन नहीं मिल सकेगा। और इस एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट को भी नहीं मिल सकेगा फॉरेन डोनेशन। इस बिल के तहत अब पहले पर्सन्स को अगर फॉरेन फंड डोनेशन चाहिए तो उन्हें अपने आप को रजिस्टर्ड परमिशन लेना पड़ेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के लिए, और तभी पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल पाएगा अगर उन्हें सेंट्रल द्वारा सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो उसके लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड देकर, और फॉरेन फंड देने वाले पर्सन को भी अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी देनी होगी, जमा करानी होगी। इसके तहत इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन के दिए हुए अमाउंट को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से उस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा उन पर्सन्स को जिनको ये डोनेशन चाहिए FCR अकाउंट से, तभी जाकर अमाउंट को प्राप्त और डिपॉजिट किया जा सकेगा। इस एक्ट के तहत पहले अगर कोई भी पर्सन अगर इन लॉस का रेगुलेशन का पालन नहीं करता था, अगर वह गलत इस्तेमाल करता था इस फंड का, तो उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 1976 के तहत उसके बचे फंड और आने वाले फंड को अप्रूवल नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बिल द्वारा गवर्नमेंट द्वारा उसके फ़ंड पर रोकथाम लगा दी जाएगी। जो भी होगा, अभी जैसे कोई फ़ंड पड़ा है तो पहले क्या होता था कि उस फंड जो अगर वो कुछ गलत काम करता था उस फंड को ब्लॉक नहीं किया जाता था, लेकिन अब ब्लॉक किया जा सकेगा। पहले इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट द्वारा से सस्पेंड किया जाता था रजिस्ट्रेशन को 180 दिनों के लिए, लेकिन अब इस बिल द्वारा उनके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है 180 दिनों से भी ज़्यादा। नेक्स्ट जो करंट अफेयर उसका नाम है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। वर्ल्ड मैरीटाइम डे को 24 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसे हर साल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की थीम होती है शिपिंग की सेफ्टी और उनकी इम्पोर्टेंस को बनाए रखना। इस डे पर समुद्री सिक्योरिटी पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और समुद्री इन्वायरमेंट कितना आवश्यक है वर्ल्ड के लिए, ट्रेड्स के लिए। इस डे का एम है कि वर्ल्ड में अवेयरनेस को फैलाना, इंपॉर्टेंस ऑफ शिपिंग सेफ्टी, समुद्री सिक्योरिटी और समुद्र पर्यावरण को सेव करके रखना, जिससे कि ट्रेड हो पाए हर एक कंट्रीज़ के बीच में। इस डे को कंट्रीब्यूट ज़्यादातर किया जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम इंडस्ट्रीज़ द्वारा, जिनके द्वारा इकॉनमी को बढ़ाया जाता है वर्ल्ड की शिपिंग द्वारा कम से कम 80% तक वर्ल्ड में ट्रेड किया जाता है, जिसमें मेडिकल की सप्लाईज दी जाती है कंट्रीज़ के बीच में, फूड को शेयर किया जाता है और दूसरे गुड्स को भी सप्लाई किया जाता है इनके द्वारा। बहुत सारे सी फेयरर्स हैं जो ट्रैवलर्स या ड्राइव करते हैं इन शिपिंग्स को, उनके द्वारा कितने सारे क्राइसिस को फेस किया जाता है समुद्र में, लेकिन वे फिर भी ऑपरेट करते हैं इन मिशंस को।
इस मैरीटाइम डे की थीम है कि सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट बनाना इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री को, जिसमें सस्टेनेबल गोल्स को अचीव किया जा सके कंट्रीज़ द्वारा। इस मैरीटाइम डे को फर्स्ट टाइम हेल्ड किया गया था 17 मार्च 1978 को। गुड्स को ज़्यादातर इसके द्वारा ज़्यादातर गुड्स को ट्रांसफ़र और ट्रेड शिपिंग की जाती है शिपिंग्स के द्वारा। इसका मेन एम ये होता है। नेक्स्ट है, उसका नाम है सार्क समिट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यह एक साउथ एशिया के कंट्रीज़ का रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे सेटअप किया गया था साउथ एशिया के कंट्रीज़ द्वारा। जो इसके मेंबर्स हैं अफ़गानिस्तान कंट्री, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था ढाका, बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 में। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन कंट्रीज़ के बीच में प्रमोट किया जाता है ट्रेड को, और एक दूसरे से रिलेशन अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे की नेबर कंट्रीज़ हैं। इस सार्क के द्वारा साउथ एशियन में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लाया गया था 6 जनवरी 2004 में, जिससे फ्री ट्रेड हो सके कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें ट्रेड पर लगने वाली टैरिफ ड्यूटीज़ को ख़त्म किया गया था। और इस एग्रीमेंट को तब लाया गया था जब इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन का 12वां समिट था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और इस ऑर्गेनाइजेशन की 20th समिट मीटिंग इस साल इस्लामाबाद में होगी। और इस ऑर्गेनाइजेशन में इन कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं अमजाद हुसैन। नेक्स्ट है, उसका नाम है सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स एट ग्वालियर। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट एट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए सेंटर द्वारा अप्रूव्ड किया गया था 2019 में। इस सेंटर को बनाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को बनाया गया है। इस सेंटर द्वारा उन स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट किया जाएगा जो डिसेबल हैं। उन डिसेबल पर्सन को ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, और इन सेंटर द्वारा उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्रमोट किया जाएगा। इन सेंटर द्वारा उन्हें ट्रेनिंग, मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, सिलेक्शन उनको प्रमोट किया जाएगा सिलेक्शन में उनके नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे कि वे भी आगे तक प्रमोट हो सकेंगे। नेक्स्ट है, उसका नाम है रेस 2020। इसका पूरा नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। आज इस कोविड-19 में सब कुछ आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑफर किया जा रहा है, जिसके कारण आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, मीन्स कि डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इस रेस 2020 ग्लोबल समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसे हेल्ड किया जाएगा 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट द्वारा वर्ल्ड में इस समिट में हिस्सा लिया जाएगा, जिसके द्वारा एम होगा कि टेक्नोलॉजी द्वारा ही सोसाइटी में आ रहे चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया जाए, उनके लिए इनोवेशन को बनाया जाए एक्सपर्ट्स द्वारा। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस को उन चैलेंजेस के लिए लाया जाएगा जिससे प्रमोट किया जा सकेगा इनोवेशन को, टेक्नोलॉजीज़ को उन फील्ड में। इससे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा, जिससे इंडिया टेक्नोलॉजी को और स्ट्रेंथन करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इनोवेशन करना इन एरियाज़ में, जिससे वो सेक्टर और मजबूत बनेंगे, जैसे हेल्थ के सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, स्मार्ट मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन में, और अन्य बाकी सेक्टर्स में। नेक्स्ट है, उसका नाम है नेशनल बायोफार्मा मिशन। नेशनल बायोफार्मा मिशन यह एक इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का जॉइंट मिशन है, जिसके द्वारा मेडिकल वैक्सीन्स मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ किया जाएगा भारत में अच्छे से। यह भारत का 3rd मिशन है, जिसके द्वारा प्रमोट किया जाएगा इंडस्ट्रीज़ को, मेडिकल सेक्टर्स में, और रिसर्च को ज़्यादा प्रमोट करके भारत द्वारा नए प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा और वह मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा खुद से ही भारत में। इस मिशन को इम्प्लीमेंटेड किया गया था बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के अंतर्गत। इस मिशन को फर्स्ट टाइम 2017 में स्टार्ट किया गया था, और इस मिशन को 50% तक को फंडेड किया जाता है वर्ल्ड बैंक के लोन द्वारा। इस प्रोग्राम के द्वारा उन प्रोडक्ट को ज़्यादा डेवलप किया जाएगा जो भारत खुद से रिसर्च करके बनाएगा, जैसे कि नोवल सेल्स लाइन्स में रॉ मटेरियल डिवाइसेस को बनाएगा, जिनसे मैन्युफैक्चरिंग में मदद मिल सके। इन प्रोग्राम द्वारा वैक्सीन्स, बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस को लो कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा सकेगा पब्लिक हेल्थ में। इस प्रोग्राम से एक
ह्यूमन को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा स्किल जनरेट करने में, टेक्नोलॉजी को और अच्छे से इस्तेमाल होगा। और इस प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा भारत में उन प्रोडक्ट्स को अच्छे से डेवलप करने के लिए। लास्ट है हमारा जो उसका नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यह एक इंडिया की स्टैचुरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट के अंतर्गत आती है, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में 22 सितंबर को। यह भारत की सबसे बड़ी बॉडी है, पॉल्यूशन कंट्रोल के हित के लिए काम करती है। जो इस स्टैचुरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है स्टेट की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, ये दोनों मिलके काम करती हैं। इसके द्वारा उन्हें टेक्निकल सपोर्ट और उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व किए जाते हैं पॉल्यूशंस के। इस बॉडी द्वारा मेंटेन किया जाता है इन्वायरमेंट लॉज को। इस बॉडी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है वाटर एयर की क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जाती है। इस बॉडी द्वारा पॉल्यूशन को रोका जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखने के लिए एफर्ट लगाए जाते हैं। इस बॉडी द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दी जाती है वाटर और एयर पॉल्यूशन के संबंधित में। इस बॉडी और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लॉ को लागू किया जाता है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को ख़त्म और कंट्रोल करने के लिए। इस बॉडी द्वारा वर्क किए जाते हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, सर्वे व मॉनिटरिंग की जाती है, रिसर्च और डेवलपमेंट लेबोरेटरीज़ को बनाया जाता है जिसके लिए गाइडलाइंस जारी करी जाती है इंडस्ट्रीज़ के लिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एमिशन ना करें। पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जाती है इन सब चीज़ों के लिए, और ज़्यादातर वेस्टेज को मना किया जाता है जो काफ़ी हानिकारक होता है पॉल्यूशन के लिए। तो आज हमने इतने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको समझ आएगी वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।